दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों आज संसद में 2 दिनों से ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर और डोनाल्ड ट्रंप के दावे के ऊपर जो चर्चा हो रही थी, उसमें राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्ष ने, यूं कहें कि पूरे देश ने जिस प्रकार से सत्ता से जो जवाब सुनने की उम्मीद की थी, वो सत्ता में चाहे नंबर 3 के नेता हो, नंबर 2 के नेता हो या नंबर 1 के नेता नरेंद्र मोदी, जिनका अभी कुछ देर पहले सदन में उस पूरी चर्चा का जवाब सामने आया है, तकरीबन 2 घंटे का भाषण सामने आया है, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि इस देश के को वो संबोधित कर रहे हो। इस देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर के ट्रंप के जो दावे हों, यूएस प्रेसिडेंट जिस प्रकार से व्यापार समझौता और व्यापार तोड़ने की धमकी देकर सीज फायर कराने के दावे कर रहे थे, उसका कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी जब बोलने के लिए खड़े हुए, नेता विपक्ष की हैसियत से बोलने के लिए खड़े हुए, उसके बाद भी जो बातें राहुल गांधी ने कही, साफ साफ कही, प्रधानमंत्री से बड़ी विनम्रता के साथ पूछा कि सदन के अंदर यह खंडन कर दीजिए कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर रहे हैं वो गलत है। भारत को कोई धमकी नहीं दी गई थी, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ये लाइन प्रधानमंत्री अपने मुंह से बोल दे, हिम्मत दिखा दे ये बोलने की, लेकिन नरेंद्र मोदी ये हिम्मत नहीं दिखा पाए कि जो डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। आखिर क्या कारण है? भारत का प्रधानमंत्री, एक जमाने में भारत का प्रधानमंत्री और भारत की सत्ता ने सेना पर इतना भरोसा किया कि भारत की सेना ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट दिया। रिचर्ड निक्सन की, अमेरिकी राष्ट्रपति की आक्रामकता के सामने झुकने से इंदिरा गांधी ने मना कर दिया। और आज भारत के प्रधानमंत्री की यह स्थिति है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को झूठा तक नहीं कह सकते। 2 घंटे के भाषण में उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया। तकिया कलाम की तरह 3 शब्द उनकी जुबान पर थे: ऑपरेशन सिंदूर, कांग्रेस और इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मैंने सुना था, इकोसिस्टम नहीं सुना था। प्रधानमंत्री के मुंह से आज इकोसिस्टम टर्म सुना। खैर, हम भी इकोसिस्टम शब्द का ही आज प्रयोग करेंगे। तो जिस इकोसिस्टम की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे, सदन के अंदर जिस प्रकार से देश के अंदर व्याप्त चिंताओं का निराकरण करने की बजाय कांग्रेस को कोसने में उन्होंने पूरे 2 घंटे लगा दिए, कम से कम तथ्यात्मक गलतियां तो नहीं करनी चाहिए थी। आज सत्ता से, देश के सर्वोच्च नेता से देश ये उम्मीद नहीं कर रहा था। पूरा देश टकटकी लगाकर प्रधानमंत्री को सुन रहा था कि प्रधानमंत्री ट्रंप को झूठा साबित करेंगे, साफ साफ कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और बतौर प्रधानमंत्री मैं इनके दावे का खंडन कर रहा हूं। लेकिन ये शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकले। कई सारी बातें हैं। कल राजनाथ सिंह बोले, आज अमित शाह बोले, राज्यसभा में जेपी नड्डा बोले, और तथ्यात्मक रूप से और जिस प्रकार से ऐसा लगा कि सत्ता के लोग बौखलाए हुए हैं, ये स्थिति कम से कम राजनीतिक मुद्दों पर तो हो सकती है। विदेश नीति, आर्थिक नीति, सामरिक नीति, देश की सुरक्षा, इन सभी मुद्दों पर विपक्षी दल को कोसने की बजाय वस्तु स्थिति को सामने रखने में यदि प्रधानमंत्री वक्त देते तो लोगों को ज्यादा सुकून मिलता। 2014 के पहले का जिक्र वो कर रहे थे, कई सारी बातें की, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन जिस प्रकार से कम मुझे लगता है कि 100 बार से ज्यादा उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया होगा कि कांग्रेस ने अपने जमाने में ये किया, कांग्रेस ने अपने जमाने में वो किया। तमाम बातें उन्होंने कही। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, ये बातें तक वो कहने के लिए चले गए कांग्रेस पार्टी को गलत ठहराने के लिए। लेकिन 11 सालों में कितने लम्हों ने खता की, यदि उसका जिक्र मौजूदा दौर में किया जाए तो फिर यही लगेगा कि एक तरफ प्रधानमंत्री गलत कर रहे थे तो दूसरी तरफ हम लोग जैसे पत्रकार भी गलत कर रहे हैं। हम लोग भी इस वक्त उन्हें उन्हीं सब चीजों, नोटबंदी, जीएसटी और इस देश के अंदर जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था गिरी हुई है उसकी याद दिला रहे हैं। आज वो याद दिलाने का वक्त नहीं है। आज प्रधानमंत्री से देश को उम्मीद थी कि सेनाओं के ऊपर, सेना का जिस प्रकार से मनोबल बढ़ाने की जरूरत है, जिस प्रकार से पूरे देश ने, विपक्ष से लेकर सबने सेना का मनोबल ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान बढ़ाने की बात की, आज प्रधानमंत्री दलीय राजनीति से तो ऊपर उठ जाते। आज प्रधानमंत्री ट्रंप के दावे का तो खंडन कर देते, पाकिस्तान के बारे में भारत सरकार की स्पष्ट नीति की घोषणा तो कर देते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया। गृह मंत्री अमित शाह की बात ही क्या करें, उन्होंने तो आज 1960 में ही सरदार पटेल को जीवित बता दिया।
कहा कि सरदार पटेल पीओके से संबंधित घोषणा करने के लिए आकाशवाणी भवन पहुंच गए थे 1960 में। जहां तक मेरी जानकारी है, और आप सबको भी मैं कहता हूं कि जिन्हें जानकारी ना हो वो गूगल कर ले, दिसंबर 1950 में सरदार पटेल का देहांत हो गया था। 1960 में कैसे वो वापस आ गए, ये अमित शाह साहब ही जानते होंगे। तो खैर, फैक्चुअल एरर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए नया नहीं है। प्रधानमंत्री के भाषण में भी फैक्चुअल एरर देखने को मिले। कैसे मिले? प्रधानमंत्री आज अंत में बोलने के दरमियान, अपने भाषण के दरमियान, लोकसभा में अंत के करीब जब पहुंचे, तब उन्होंने जिक्र किया 26/11 के हमले के वक्त की टाइमिंग का। और उस वक्त कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया। मोदी जी, यदि आपकी याददाश्त ठीक ठाक हो तो हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल एक जाबाज और बहादुर शहीद आईपीएस अधिकारी हेमंत करकरे ने किया था। दलित समाज से आने वाले अधिकारी हेमंत करकरे ने किया था। क्या उस दलित आईपीएस अधिकारी का उनकी मृत्यु के, उनकी शहादत के 17 सालों बाद भी इस प्रकार से अपमान किया जाएगा? और राज्यसभा के अंदर दलित समाज से आने वाले नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सदन के नेता और भाजपा नेता जेपी नड्डा ये कहेंगे कि मेंटल बैलेंस खो करके वो प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। इतने गंभीर आरोप, इतनी घटिया बातें एक दलित नेता के बारे में कहना कि मेंटल बैलेंस खो करके आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद आप कहें कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और क्षमा मांगता हूं, बात उससे बनती नहीं है। बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकली हुई बोली कभी वापस आती नहीं। लेकिन जेपी नड्डा अपने शब्दों को वापस लेने की बात कर रहे थे। आज लोकसभा की कार्रवाई पर भी यदि हम लौटे तो ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जिस तरह की चर्चाएं हुई, उन चर्चाओं पर यदि आप देखें तो सबसे उम्दा भाषण तो राहुल गांधी ने ही दिया। प्रियंका गांधी ने भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए। लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी ने इस देश की सामरिक नीति को लेकर, विदेश नीति को लेकर, भारत की सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने को लेकर और इन सब से आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर पर देश एकजुट है, दलीय प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर सोचता है, इसके लिए सिर्फ एक मांग ही तो अपनी भाषण में कही थी। और वो मांग राहुल गांधी ने ही नहीं, बल्कि इस देश के किसी भी नुक्कड़ पर चले जाएं, किसी चौक चौराहे पर चले जाएं, तो आम आदमी भी प्रधानमंत्री से कर रहा है। 29 बार डोनाल्ड ट्रंप ये दावे कर चुके कि व्यापार समझौता और व्यापार तोड़ने की धमकी देकर, ट्रेड डील को तोड़ने की धमकी देकर सीज फायर करवाया था। ये बात जब वो कहते हुए नजर आ रहे थे, आज सबको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री सीधे सीधे ट्रंप के दावे का खंडन कर देंगे। लेकिन ट्रंप का टॉप बोलने से प्रधानमंत्री हिचक गए। अगली बार ट्रंप सरकार कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप का नाम लेने से हिचक गए। कौन सा डर है? 56 इंच की छाती वाला व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप से डर जाए, एक बुजुर्ग राष्ट्रपति से डर जाए, 140 करोड़ देश की नुमाइंदगी करने वाला प्रधानमंत्री यदि डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने से हिचक जाए, तो निश्चित तौर पर इस देश के लिए बहुत अच्छी और आदर्श स्थिति नहीं कही जा सकती। ट्रंप दावे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री दावे कर रहे हैं कि हमें किसी ने मजबूर नहीं किया, किसी ने मजबूर नहीं किया, बल्कि डीजीएमओ जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने भारत के डीजीएमओ को फोन किया। ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। किसने फोन किया, क्या किया, वो सारी बातें सेना बता चुकी है। सेना की बातें बताने के लिए आज संसद में प्रधानमंत्री को लोग नहीं सुनना चाहते थे। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोफिया कुरैशी ने जो बात बताई वो लोग सुन चुके हैं और लोग उस पर भरोसा करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें कही, भारत के लोगों को आसानी से उस पर दरअसल एतबार नहीं हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ छुपा रहे हैं, या डर रहे हैं, या हिचक रहे हैं। और 140 करोड़ के देश को यह बात आसानी से हजम नहीं हो रही कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का लोकतांत्रिक नुमाइंदा यदि किसी राष्ट्रपति के, किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति के दावे का खंडन करने से हिचक जाए, तो फिर लोगों को उस दावे पर शक होने लगता है जहां कहा जाता है कि 56 इंच की छाती चाहिए इस देश के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए, देश के लोगों के हितों की रक्षा के लिए। देश के लोगों के हितों की रक्षा कैसे हो रही है ये सभी जानते हैं।
आज प्रधानमंत्री जिस प्रकार से संसद में कांग्रेस को कोस रहे थे, वो भी एक बड़ा अजीबोगरीब लम्हा था। क्या ऑपरेशन सिंदूर कांग्रेस को कोसने के लिए किया गया? क्या ऑपरेशन सिंदूर इस देश की सेना ने जिस प्रकार से अंजाम दिया, जिस कुशलतापूर्वक अंजाम दिया, या प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि वो अब भी जारी है, या जिस ऑपरेशन महादेव की चर्चा वो कर रहे हैं, क्या इस देश की सेना ने प्रधानमंत्री की राजनीति और कांग्रेस को कोसने के लिए, अवसर मुहैया कराने के लिए तो ये काम नहीं किया था, बल्कि देश की सीमाओं की रक्षा के लिए किया था, देश की सरहदों को सुरक्षित रखने के लिए किया था। लेकिन आज जिस प्रकार से तथ्यात्मक रूप से गलत बातें बोली गई, सर क्रीक के बारे में गलत बातें बोली गई, ठीक इसी प्रकार से 1965 में किस प्रकार से भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय की जो स्थितियां थी उसके बारे में जो बातें बोली गई, क्या प्रधानमंत्री सीधे सीधे लाल बहादुर शास्त्री की सरकार को अक्षम सरकार बता रहे थे? क्या भारत के अंदर ऐसी परिस्थितियां बन गई है कि लाल बहादुर शास्त्री को भी एक अक्षम प्रधानमंत्री बता दिया जाए? नाम नहीं लिया प्रधानमंत्री ने, लेकिन 1965 का युद्ध तो उन्हीं के समय में हुआ था। 1962 की बात की गई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात की गई, एलओसी की बात की गई, पीओके की बात की गई, लेकिन यह नहीं बताया गया कि उत्तरी सीमा पर जो पड़ोसी है उसके साथ सीमा पर क्या स्थिति है। देश को वो जानने का भी हक है। लेकिन इस देश के अंदर जब सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट में बैठकर यह कहते हैं कि आम जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, उन्हें जानने का कोई हक नहीं है, तब सुप्रीम कोर्ट उन्हें फटकार लगाता है, सरकार को फटकार लगाता है और कहता है कि जानने का हक है लोगों को कि चुनाव में जो पैसा दे रहा है वो कौन दे रहा है। तो ये स्थिति देश में है कि ट्रांसपेरेंसी से दिक्कत है, पारदर्शिता से दिक्कत है, आरटीआई से दिक्कत है, इकोसिस्टम से दिक्कत है। आखिर कौन सा इकोसिस्टम नरेंद्र मोदी आज बता रहे थे, ये किसी की समझ में नहीं आया। समझ में इसलिए भी नहीं आया क्योंकि आज भारत के संदर्भ में, इस देश की सीमाओं की सुरक्षा के संदर्भ में, इस देश की विदेश नीति के संदर्भ में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध हो, विश्व की महाशक्तियों के साथ कैसे संबंध हो, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंचों पर भारत किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाए, इस संबंध में लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री बोलेंगे। लेकिन नेहरू ने यह किया, नेहरू ने वो किया, इंदिरा गांधी ने यह किया, शास्त्री जी के कार्यकाल में यह हुआ, इसी पर पूरा वक्त जब जाया कर दिया गया तो लोगों को लगा कि नहीं, सरकारें जब चुनी जाती है 100 साल आगे देखने के लिए, 10 साल 20 साल आगे देखने के लिए, 5 साल आगे देखने के लिए, 100 साल पीछे देखने के लिए यदि सरकारें चुने जाने की नौबत लोकतंत्र में आ रही है तो इतना माना जाना चाहिए कि व्यवस्था में ऐसी सड़ांध उत्पन्न हो चुकी है जिस सड़ांध के इर्द गिर्द एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण किया जा रहा है जिस इकोसिस्टम में सत्ता ही सत्य है और लोकतंत्र में प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि सवाल करने को लेकर जेपी नड्डा ने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग राज्यसभा में आज किया कि प्रधानमंत्री से सवाल करना मेंटल बैलेंस बिगड़ने जैसा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसका मेंटल बैलेंस बिगड़ा हुआ है। लोकतंत्र सवालों से चलता है, सवाल करने होते हैं, जनता सवाल करती है, विपक्ष सवाल करता है, मीडिया सवाल करती है, सिविल सोसाइटी सवाल करती है। लेकिन सवालों से भागने के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर जब सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं हुई, ट्रंप के दावे पर जब 16 घंटे की चर्चा के बावजूद सत्ता बोलने के लिए तैयार नहीं हुई, तब आगे जनता के बीच क्या अभी भी उसी सांप्रदायिक नैरेटिव पर लोगों को इतना भरोसा है? पाकिस्तान के बारे में जो बातें कही गई उस सेना काफी पहले कह चुकी है, लेकिन उत्तरी सीमा पर जो पड़ोसी है उसका नाम जुबान से यदि प्रधानमंत्री के नहीं निकल रहा था तो इसे क्या माना जाना चाहिए? पूर्वोत्तर के एक राज्य में, एक छोटे राज्य में जिस प्रकार की अशांति फैली, उस अशांति में करगिल में लड़ाई लड़ चुके एक सैनिक की पत्नी के साथ जिस तरह की शर्मिंदगी भरी घटना ऑन कैमरे हुई, उसके बारे में प्रधानमंत्री आज तक कुछ नहीं बोले। क्या आपको लगता है? जेंडर इक्वलिटी की बात होती है, रीजनल इंबैलेंस यानी क्षेत्रीय असंतुलन खत्म करने की बात होती है, सेना को आत्मनिर्भर बनाने की बात होती है, सैनिक साजो सामान अत्याधुनिक तरीके से मुहैया कराने की बात होती है। सदन में प्रधानमंत्री ने उस पर चर्चा जरूर की, लेकिन उस चर्चा का रुख भी वही था कि पुरानी सरकारों ने क्या किया।
पुराने आयुध कारखानों में और डिफेंस की कंपनियों में हड़तालें होती थी, यूनियनबाजी होती थी, उसकी चर्चा करने की आज क्या जरूरत है? जहां डेमोक्रेसी होगी वहां हड़ताल होगा। हड़ताल वही नहीं होगा जहां ऑटोक्रेसी होगी। जहां सत्ता दमन चक्र चलाएगी वही हड़ताल नहीं होगा। अन्यथा कर्मचारी, वैज्ञानिक, सबको हड़ताल पर जाने का हक है, वो भी इस देश के आम नागरिक हैं। इस पर सवाल उठाना लोकतंत्र विरोधी मानसिकता का परिचायक नहीं है क्या? कुल मिलाकर आज प्रधानमंत्री के भाषण की एक नागरिक के तौर पर यदि हम समीक्षा करें तो साफ जाहिर होता है कि इससे निराशाजनक भाषण हो नहीं सकता था। सत्ता अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए विपक्ष के सर पर ठीकरा फोड़ने की हद तक चली जाए, वो भी डिफेंस के मुद्दे पर, अंतर्राष्ट्रीय और सामरिक मुद्दे पर, देश के समक्ष सबसे ज्वलंत मुद्दे पर, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि मौजूदा सिस्टम में 142 करोड़ लोगों का देश किस प्रकार की उम्मीद कर रहा है। देखते हैं किस प्रकार की उम्मीद कर रहा है। अब चुनावी भाषण शुरू होंगे। आज का भाषण भी काफी कुछ चुनावी लग रहा था, लेकिन चुनावी भाषण जब आगे शुरू होंगे तब पता चलेगा कि किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर या ऑपरेशन महादेव को वहां भुनाने की कोशिशें हो रही। वैसे चुनाव एक ऐसे राज्य में जा रहा है जहां समीकरणों की राजनीति किसी भी तरह के सांप्रदायिक नैरेटिव या कोई भी नैरेटिव खड़ा करने की राजनीति को हमेशा मात देती रही है। सत्ता तो इस हद तक जा चुकी है कि सरकार का एक मंत्री कल सदन में बोल रहा था, मसूद अजहर साहब, सरकार के वही मंत्री महोदय सदन में बोल रहे थे, आतंकवादी शहीद कर दिए गए। आतंकवादियों के लिए शहीद शब्द का इस्तेमाल कौन कर रहा था, किस प्रकार से हो रहा था? और आजादी के पहले यदि मौजूदा इकोसिस्टम वाले लोगों को याद दिलाया जाए कि आज पीओके और पाकिस्तान और देश के बंटवारे का जिक्र करने वाले लोगों से पूछा जाए कि सिंध में और बंगाल में हिंदू महासभा के लोग और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे लोग किसके साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, तो सबकी जुबान बंद हो जाती। द्विराष्ट्र सिद्धांत की बातें जिन्ना और सावरकर और कौन कौन से लोग कर रहे थे, सबकी जुबान बंद हो जाती है। लेकिन उल्टे सीधे उटपटांग तथ्य देने के दौर में यदि इकोसिस्टम की बात होती है तो उस इकोसिस्टम के लिए तो प्रधानमंत्री को बधाई जरूर दी जानी चाहिए कि वाकई उन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया है जिस इकोसिस्टम में उनकी हर बात पर तालियां पीटने और मेजे थपथपाने वाले लोग कम से कम अभी भी बहुमत के आंकड़े के साथ लोकसभा में मौजूद है। और लोकतंत्र में जिसके पास बहुमत है, सत्ता उसी की है। लेकिन सत्ता की बात पर देश एतबार करे, ये लोकतंत्र में अक्सर नहीं होता। इस बार देखते हैं कि जनता प्रधानमंत्री की बात पर कितना एतबार करती है। आज के चैंपियन तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी निकले हैं। उनके सवालों ने मोदी सत्ता को एक्सपोज करके रख दिया। लेकिन वो एक्सपोज करने के बावजूद क्या राहुल गांधी के इकोसिस्टम में इतनी क्षमता है कि उसे सड़क पर लेकर उतर सके? ये यक्ष प्रश्न है, बड़ा सवाल है। देखते हैं इस सवाल का जवाब कब तक मिलता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।